हेलो बच्चों, चलो भाई आज अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। आज का लेक्चर 24, इसमें अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। वेक्टर्स आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा लामीज़ थ्योरम। क्या ही लामीज़ थ्योरम, लामीज़ थ्योरम LAMI, लामी। तो लामीज़ थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। फटाफट से इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं, तो समझते हैं। तो लामीज़ थ्योरम, लामीज़ थ्योरम सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि लामीज़ थ्योरम अप्लाई कब होती है, यह समझना है। तो लामीज़ थ्योरम जब अप्लाई होगी तो वो कंडीशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशन कहलाएगी? इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब जब नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाए, जब नेट रिजल्टेंट क्या हो जाए? जीरो। मान लो हमारे पास 3 वेक्टर हैं A B C, A B C। तो देखो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हुआ? 0। वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। इस कंडीशन में थ्योरम को क्या करते हैं? अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये अप्लाई करते हैं हम लामीज़ थ्योरम को। लामीज़ थ्योरम से कुछ नहीं होता, हमारे क्वेश्चंस कुछ आसान हो जाते हैं, कंपैरेटिवली कुछ आसान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी भी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये क्या है बेटा? हमारे क्वेश्चंस को आसान करने के तरीके हैं। अभी हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये हमारे चैप्टर को, हमारे क्वेश्चंस को आसान करने के तरीके होते हैं, है ना। चलो भाई, तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज लामीज़ थ्योरम। व्हाट इज लामीज़ थ्योरम? लामीज़ थ्योरम क्या कहती है? चलो भैया, लामीज़ थ्योरम क्या कहती है समझते हैं एक एक करके, आहिस्ते से। बड़ा ही मज़ेदार रोचक लेक्चर है ये। शुरू करते हैं लामीज़ थ्योरम। सभी लोग ध्यान दें, लामीज़ थ्योरम। चलो भाई, लामीज़ थ्योरम। हाँ जी भाई साहब, अब मुझे बताते चलना, आप साथ के साथ अपन सब लोग पढ़ेंगे, बढ़िया से मजे से पढ़ेंगे, सब लोग मिल के पढ़ेंगे, है ना। लामीज़ थ्योरम, ये देखो, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, ये वेक्टर C। तो लामीज़ थ्योरम की पहली कंडीशन क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स must be equals to 0. The resultant of 3 vectors must be equal to 0. Must be equals to 0. अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ, अगर ये एंगल गामा है, अगर ये एंगल गामा है, अगर ये एंगल बीटा है, अगर ये एंगल अल्फा है, तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ मेरे लाडले बच्चों, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, वेक्टर B एंड वेक्टर C, वेक्टर C एंड वेक्टर A। बताओ। तो आप कहीं ये मत कहना सर A और B के बीच में एंगल गामा है। गामा नहीं बेटा, A और B के बीच में ये एंगल होगा, क्योंकि A की डायरेक्शन इधर, B की डायरेक्शन इधर, ये एंगल होगा A और B के बीच में 180 माइनस गामा। एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज 180 माइनस गामा। एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तो वेक्टर सी इधर गया, वेक्टर बी उधर गया, टिक 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 टिक।
दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो ये हो गया 180 माइनस बीटा, ये हो गया 180 माइनस बीटा। और वेक्टर सी और ए के बीच में टी 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 टी, तो सी इधर आ गया, देखो ये डायरेक्शन होगी सी की, ए की ये हो गई। तो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, दिस इज अल्फा। तो ये एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं, क्या मैं इन वेक्टर्स को, अच्छा एक बात बताओ, आप सच बताना, मैं वेक्टर को चला सकता हूं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना करो? अच्छा वेक्टर में होता क्या है, मैं सारी बातें छोड़ो, वेक्टर में क्या होता है, कितनी चीजें होती हैं? आप कहोगे दो, हाँ दो होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो अगर बच्चों मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज ना करूं, अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज ना करूं, तो मैं वेक्टर को कहीं भी स्लाइड कर सकता हूं पैरेलली, है ना? ऐसे वेक्टर है, कहीं भी ले जाओ। भाई तुम कहोगे सर वेक्टर को हाथ मत लगाना, क्यों नहीं लगाऊं हाथ, क्यों नहीं लगाऊं हाथ? भाई वेक्टर में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, मैं दोनों में से किसी को चेंज नहीं कर रहा, फिर क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ कोई परेशानी नहीं है सर। हाँ तो फिर क्यों झगड़ा कर रहे हो मुझसे? ये लो, ए वेक्टर ऐसे बना दिया, बी वेक्टर ऐसे बना दिया, सी वेक्टर ऐसे बना दिया। तो मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं, इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं, देखो ए बी सी, ए बी सी ऐसे बना दिया। और ए और बी के बीच में कितना एंगल? 180 माइनस गामा। बी और सी के बीच का एंगल, बी और ए के, सी और ए के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल, ये है ए। 180, सी और ए के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा। बी और सी के बीच का एंगल 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा। मान लो बी और सी के बीच के एंगल को हम ले लेते हैं अल्फा, है ना? आपको बुक्स में ऐसी उसमें मिलेगा, इसलिए मेरे की कोई डिफरेंस ना है। आप कहोगे सर बी और सी के बीच में दूसरी किताब में तो अल्फा दे रखा है, आपने बीटा लिखा रखा है। मैं अल्फा लिख दिया इधर, ये बीटा लिख दिया, तो ये बीटा इधर हो गया, ये अल्फा। तो बस डिनोशन चेंज किया है, बीटा की जगह इसको अल्फा कर दिया, अल्फा की जगह इसको बीटा कर दिया, ठीक है ना? ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बी और सी के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस अल्फा। बी और सी के बीच का एंगल है 180 माइनस अल्फा। सी और ए के बीच का एंगल है 180 माइनस बीटा। पहले ये बात समझो, क्या ये मैं लिख सकता हूं? क्या इसमें आपको कोई कष्ट हो रहा है, कोई परेशानी? तो बच्चों लामीज थ्योरम क्या कहती है? लामीज थ्योरम क्या कहती है आप समझना। लामीज थ्योरम क्या कहती है, ठीक है? देखो क्या कहती है लामीज थ्योरम, आओ पूछते लामीज थ्योरम से। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसमें कोई परेशानी ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात, क्या ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर मिलके रिजल्टेंट जीरो कर रहे हैं? हाँ, तभी अपन लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हम तभी लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। चलो सर करो लामीज थ्योरम अप्लाई। रुक जाओ अभी एक सेकेंड, डेरिवेशन करने दो मुझे लामीज थ्योरम का। हाँ, मुझे लामीज थ्योरम का डेरिवेशन करने दो। ये पहला वाला डायग्राम याद रखना, ये पहला वाला डायग्राम याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है? चलो भाई, ये लो, ए बी सी, ए बी सी, है ना? अच्छा दूसरा क्या? एंगल बिटवीन
vector A and vector B equals to 180 minus gamma, याद है? हाँ, एंगल बिटवीन vector B and vector C 180 minus alpha, angle between vector C and vector A equals to 180 minus beta. कोनुसक नहीं, कोनुसक नहीं। चलो भाई, लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम देखो क्या कहती है वो बाद में बताएंगे, पहले अपने को जो पता है वो काम कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकता हूं उसको मैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। तो मैं ऐसे लिख लूं तो कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों, माइनस वेक्टर सी, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी को धर लेंगे तो क्या हो गया, माइनस वेक्टर सी, माइनस वेक्टर सी। हाँ लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं, तो लिख लिया। अच्छा, अब मैंने एक काम किया, इधर ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट तो अपने को आता ही है। चलो भाई, मैंने इसमें ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस ए क्रॉस सी, बोलो, ऐसे कर दिया मैंने दोनों तरफ, कोई बात नहीं। तो अब मैं इसको खोलूंगा तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस सी। अच्छा, माइनस ए क्रॉस सी है, माइनस ए क्रॉस सी है, तो मैं इसको सी क्रॉस ए लिख लूं प्लस का, याद करो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू प्लस का सी क्रॉस ए। हाँ ये बात तो सही है, ऐसे लिख लिया। अच्छा, ए क्रॉस ए क्या हो गया, ए क्रॉस ए क्या हो गया, 0। भाई सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। लो भैया, ए क्रॉस बी, एक ये हो गया आपका, अबे 0 है तो 0 को हटाओ, इसको 0 क्या ऐड करोगे तो लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए, ये कर सकते हैं। अब ये नाराज हो गया बी, मेरे को भी मल्टीप्लाई करवाओ, मैं भी मल्टीप्लाई होऊंगा। हमने कहा अरे कोई क्यों टेंशन ले रहा है, तेरे को भी करा देते मल्टीप्लाई, ये लो बी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस सी, इसको भी करा दिया मल्टीप्लाई, इसको भी करा दिया। कैसा मल्टीप्लाई कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओ हो क्रॉस मल्टीप्लाई, बी क्रॉस ए, पहले इसका इसके साथ बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी ओ इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस सी, इसको लिख लूं सी क्रॉस बी, है ना, प्लस का सी क्रॉस बी, तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, इक्वल्स टू सी क्रॉस बी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये क्या आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, देखो है ना। अच्छा, ये अपनी आ गई सेकंड इक्वेशन, ओके। अब क्या करें, अब क्या करें, ओ हो, अच्छा अब इनको देखो, अपने जो दो इक्वेशन निकाली है ना, अब इनके साथ ही करना है जो भी करना है, अब इन्हीं के साथ डील करना है। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बी क्रॉस ए
इक्वल्स टू, अरे इधर सी क्रॉस बी। बोलो, इतनी बात समझ में आई? बोलो बच्चों, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए और बी क्रॉस ए इक्वल्स टू सी क्रॉस बी। ठीक, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में क्या रिलेशन है? सोचो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट हैं डायरेक्शन में। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए? बोलो बोलो भाई, मैं ये लिख सकते हैं ना अपन कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, या फिर मैं बोल सकता हूं कि बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी। मतलब ये है, मैं ए क्रॉस बी की जगह माइनस बी क्रॉस ए लिख सकता हूं और बी क्रॉस ए की जगह माइनस ए क्रॉस बी लिख सकता हूं। इतनी बात से एग्री करते हो? अच्छा, अगर एग्री करते हो तो फटाफट जो बोर्ड पे लिखा हुआ है जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई। इसको रफ कर दें, उसको रफ कर दें, इसका ताला तोड़ूंगा, उसका ताला तोड़ूंगा, बाबूजी से कह दूंगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए है ना, और बी क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस बी, और मैंने बताया ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी क्रॉस ए। तो मैं ए क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूं? माइनस बी क्रॉस ए। अच्छा, अगर मैं सोचो, अगर मैं इसको सोचो केवल, अगर मैं इसको माइनस बी क्रॉस ए लिखता हूं तो इधर भी मुझे बी क्रॉस माइनस साइन लगाना पड़ेगा। भाई देखो, इसको देखो, तुम इसको बुलाओ अलग से, इधर चुपके से बुलाओ इसको अलग। इधर आ भाई, इधर आ, तेरे से बात करनी है, इधर आ। ये आ गया तुम्हारे पास चुपचाप, ये आ गया तुम्हारे पास चुपचाप। तुमने इससे पूछा माइनस साइन लगा दूं, इसने कहा लगा दूं, लेकिन एक शर्त पे, वहां भी लगाना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त पे वहां भी लगाना पड़ेगा। देखो, इसको बुलाया चुपके से इससे बात कराने के लिए है, तो ये इसके बराबर ये कब होगा? माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए क्या बोलेगा? देखो कि अगर मेरे पे माइनस लगा रहे हो तो इस पे भी माइनस लगाओ। अरे देखो, समझो, ऐसे समझो, इसको अलग बुलाओ, बिल्कुल अलग। हाँ भाई, बी क्रॉस ए इक्वल्स टू सी क्रॉस बी। अब तुमने इससे पूछा कि तेरे पे माइनस लगा दूं, इसने कहा लगा दो। बोले उस साइड भी लगाओ, जो काम एक तरफ करोगे इक्वल टू के वो तो उधर भी करना पड़ेगा। हमने कर दिया। मैंने कहा अब तो कोई दिक्कत नहीं। बोले कोई दिक्कत नहीं। बोले कोई आएगा तो, बोले इसको कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ, बात बराबर। अच्छा हाँ, और क्या? अच्छा, माइनस बी क्रॉस ए, तो इसको माइनस सी क्रॉस बी है, तो इसको हम प्लस का बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, है ना? यानी कि माइनस बी क्रॉस ए को प्लस का बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। तो जब ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है और माइनस बी क्रॉस ए बी क्रॉस सी के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ए क्रॉस बी किसके इक्वल और है? सी क्रॉस ए के। किसके इक्वल और है? सी क्रॉस ए के। बोलो, ये सब इक्वल है? गौर से ध्यान से देख लो, इक्वल है कि नहीं है, सारी गणित समझ लो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, लाजवाब सर। समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर, लेकिन पढ़ा बहुत बढ़िया सर। क्रॉस ही क्रॉस हो रहा, धुआंधार, पता नहीं कितने कंसेप्ट क्रॉस हो गए। ऐसा तो नहीं है ना मेरे बच्चों? हाँ, देखो तो। अच्छा, मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर है कि नहीं है? है।
C क्रॉस A के बराबर है कि नहीं है बोलो। ये रिलेशन में लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूं, डंके की चोट पे लिख सकता हूं। अब तुम कहोगे सर ये माइनस बी क्रॉस ए भी तो इक्वल है। हाँ है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं उसको नहीं लिख रहा। हाँ और क्या। अच्छा तो ए क्रॉस बी, अच्छा ए क्रॉस बी का मैं आपसे बोलूं कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इक्वल हैं तो इनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे, इनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। कहो हाँ कि ना? हाँ। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन एंगल बिटवीन, साइन किसका? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल था बच्चों? कितना एंगल था? 180 माइनस गामा। कितना एंगल था? 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा। ओ हो बी क्रॉस सी, तो बी सी साइन ऑफ व्हाट? साइन ऑफ व्हाट? एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी क्या लिया था अपन ने? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। अल्फा। क्या लिया था? अल्फा। तो साइन 180 माइनस अल्फा। याद करो बी और सी के बीच में एंगल कितना था? 180 माइनस अल्फा। ऐसे था ना? ए बी, मैंने कहा था याद रखना। सी, तो ए और बी के बीच का एंगल, ये वाला एंगल हमने मान लिया था कितना कितना गामा। तो ये बी और ए के बीच का एंगल हो गया 180 माइनस गामा। बी और सी के ये वाला एंगल कितना लिया था? अल्फा। तो बी और सी के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा। सी और ए के बीच में यहाँ पर ये वाला एंगल माना था हमने बीटा, तो सी और ए के बीच का एंगल हो गया 180 माइनस बीटा, है ना? अच्छा तो बी सी साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल्स टू सी ए, साइन किसका? सी और ए के बीच के एंगल का। सी और ए के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा। ओ बेटा ठीक है बेटा। तो बच्चों मैंने क्या किया, इधर भी ए बी सी से डिवाइड दे दिया, इधर ए बी सी से डिवाइड दे दिया, इधर भी ए बी सी से डिवाइड दे दिया। तो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ए बी बी सी ए सी क्या बचा? साइन 180 माइनस गामा अपॉन सी इक्वल्स टू साइन 180 माइनस अल्फा अपॉन ए साइन 180 माइनस बीटा अपॉन बी। आई बात समझ में? आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया। आ नहीं? एक रिलेशन आ गई हमारे पास। अच्छा इस रिलेशन को कहते हैं लामीज थ्योरम। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? लामीज थ्योरम। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? लामीज थ्योरम। ठीक। अच्छा बेसिक मैथमेटिक्स में हम एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है? बेसिक मैथमेटिक्स में हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है इसलिए कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है, एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है? तो एक तरीका, तो एक शक्ल तो इस लामीज थ्योरम को लिखने की ये हो गई, और एक शक्ल कैसी हो गई? साइन गामा अपॉन सी साइन अल्फा अपॉन ए साइन बीटा अपॉन बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि इनका सबका रेशियो कांस्टेंट होगा। इनका रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट। इनका रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। याद है?
समझ गए नहीं समझ गए? अच्छा, अब ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, देखो ये हुआ ए बी सी। अगर इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है तो बी और सी के बीच का एंगल कितना था? बी और सी के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा। सी और ए के बीच का एंगल कितना था? सी और ए के बीच का, सी और ए का 180 माइनस बीटा। माइनस गामा। तो हुआ क्या, ये वाला वेक्टर के सामने इस वाले, ये वाला वेक्टर अपॉन में और इस वाले एंगल का साइन, ठीक है, ये वाला वेक्टर और इस वाले वेक्टर के सामने वाला एंगल 180 माइनस बीटा अपॉन बी। ये वाला और इसके सामने वाला साइन 180 माइनस गामा अपॉन सी। इन सब का रेशियो क्या होता है बेटा? सेम होता है। इन सब का रेशियो क्या होता है? सेम। यही कहलाती है बेटा लामीज़ थ्योरम। यही कहलाती है हमारी लामीज़ थ्योरम। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, देखो इसको पलट के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी अपॉन साइन 180 माइनस गामा, ए अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, बी अपॉन साइन 180 माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये वाली साइड, ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन, ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन, ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन। इन सब का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। इन सब का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। तो यही कहती है लामीज़ थ्योरम। यही कहती है लामीज़ थ्योरम कि अगर तीन वेक्टर उनका रिजल्टेंट 0 हो तो उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और एंगल्स के बीच में ये रिलेशन होता है। इसे कहते हैं बच्चों लामीज़ थ्योरम। और ये किस लिए लाई गई है? हमारे क्वेश्चंस को आसान करने के लिए। ये किस लिए लाई गई है? हमारे क्वेश्चंस को आसान करने के लिए। कई बार हमें कंपोनेंट से क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो लामीज़ थ्योरम को यूज़ करके हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन को, अगर हमें लामीज़ थ्योरम नहीं आती है तो हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम कंपोनेंट से कर सकते हैं। कंपोनेंट से ऐसे हैं वो फटाफट से सारा काम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और मिल गई हमें, जिसने हमारे क्वेश्चन को कंपोनेंट्स की तुलना में भी और आसान कर दिया, जिसका नाम है लामीज़ थ्योरम। इसका नाम क्या है? लामीज़ थ्योरम। लो कर लो बात, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सर बताओ सर कैसे ये लामीज़ थ्योरम कैसे सर, कैसे हमारे क्वेश्चन को सर कैसे आसान करेगी सर, कैसे बताओ सर कैसे? बता रहा हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। मस्त हो के पढ़ो भाई। हाँ, ऑनलाइन के अपने अलग फायदे हैं, ऑनलाइन के अपने अलग फायदे हैं। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये लेक्चर तो देखने की चीज ही है, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन कराते हैं आपको। या लला या ली या अली, मेरा नाम है खली। एक धागा छत से बांधा, इस धागे पे एक वजन लटका दिया W, और इस धागे को ऐसे एक दीवार से बांध दिया, ऐसे। समझ गए? छत से बांधा लिया धागा, इससे यहाँ एक वजन लटका दिया और इधर दीवार से बांध दिया, सामने ऐसे खड़ी दीवार से। ओए बेटे क्या बात है, उफ 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 उफ। यार सीधी लाइन नहीं बनाना आता, पता नहीं क्यों यार।
ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ये टेंशन दे रखी है इसमें टेंशन कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है टेंशन इसमें 60 न्यूटन दे रखी है। मान लो इसमें 60 न्यूटन टेंशन दे रखी है, ठीक है। चलो ऐसे अरेंजमेंट है, एक छत से एक ऐसे करके जो धागा बांधा, ऐसे धागा लिया, इस धागे में एक पत्थर लटका दिया जिसका वेट था W, और फिर इसको एक धागे से इधर ऐसे दीवार से बांध दिया। ऐसे अरेंजमेंट लटका हुआ है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इस धागे में टेंशन, ये वाला फोर्स, जो धागे में टेंशन वाला फोर्स, अगर ये 60 न्यूटन है तो वेट कितना होगा, और इस वाले धागे में टेंशन कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक तरीका तो इसका हो गया मेरे बच्चों कि कंपोनेंट कर लो आप। एक तरीका हो गया ये, कंपोनेंट कर लो भाई। इसके कंपोनेंट कर लिए 2, एक ऊपर ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। अगर इक्विलिब्रियम में तो बताऊँ तुम्हें, मैं 2 तरीके से करके बता रहा हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं, हट जाओ, पहले मैं के मूड में था, मैं दोनों बताऊँ, हट जाओ। चलो इक्विलिब्रियम, जैसे ये फोर्स है, और फोर्स के केस में अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आगे वाले फोर्स बराबर पीछे वाले फोर्स, दाएं वाले फोर्स बराबर बाएं वाले फोर्स, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, ऐसे घुमाने वाले फोर्स बराबर ऐसे घुमाने वाले फोर्स, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दाएं बाएं के फोर्स इक्वल हो, ऊपर नीचे के फोर्स इक्वल हो, आगे और पीछे के फोर्स इक्वल हो। यानी कि अगर मेरे पे फोर्स लग रहे हैं तो जितना दाएं में उतना बाएं में, जितना आगे उतना पीछे, जितना ऊपर उतना नीचे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो मैं क्या कहूँगा, इक्विलिब्रियम में हूँ। और ऐसे घुमाने वाले फोर्स बराबर हो जाए ऐसे घुमाने वाले फोर्स के, तो मैं किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में। अच्छा, तो पहले कंपोनेंट की मदद से सॉल्व करते हैं ना। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब मैं इस पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम की बात करूँ और यहाँ खड़ा हो जाऊँ, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम लटका हुआ है तो मैं भी दिख रहा है यार इक्विलिब्रियम में, क्यों मजाक कर रहे हो बच्चों, दिख नहीं रहा क्या? हाँ दिख तो रहा है। हाँ तो अपन क्या बोलेंगे, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। अब ऊपर वाला फोर्स तो पता ही नहीं है, नीचे वाला फोर्स तो अपने को निकालना है, क्या करें। तो ये T, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, T cos 30, क्या होगा, T cos 30। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, T sin 30। अब पता चल गया कंपोनेंट से। हाँ तो देखो T sin 30, बाएं वाला फोर्स 60 न्यूटन, दाएं वाला फोर्स, तो T sin 30 इक्वल्स टू 60, है ना। और sin 30 की वैल्यू दुनिया जानती है 1/2 इक्वल्स टू 60, तो T की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन। T की वैल्यू कितनी आ गई, 120 न्यूटन। अच्छा, ऐसा करने से T की वैल्यू पता चल गई। दूसरा देखो, T cos 30 इक्वल्स टू वेट W, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो T cos 30 इक्वल्स टू W। और T की वैल्यू कितनी, 120, cos 30 की √3/2 इज इक्वल टू W 260, और W आ गया 60 √3। आंसर, आंसर। अब देखो लमीज थ्योरम से ये क्वेश्चन किस तरीके से आसान हो जाएगा बच्चों, लमीज थ्योरम से ये क्वेश्चन किस तरीके से आसान हो जाएगा। आपको क्या देखना है, 3 वेक्टर इक्विलिब्रियम में है, रिजल्टेंट 0 है, लमीज थ्योरम लगा देना। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे नोट कर लो आप, फिर मैं लमीज थ्योरम से समझाता हूं। टिकर 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 टूर, टिकर 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 टूर। W नहीं पता, T नहीं पता, चलो निकालते हैं। लमीज थ्योरम क्या अप्लाई करनी है, लमीज थ्योरम। तो देखो कुछ ऐसा सीन नहीं बना, ये 60 है, ये T है, ये W है, तो T और 60 में कितना एंगल, 90, तो ये हो गया 30, ये हो गया, तो ये हो गया 120, है ना। अच्छा, ये कितना 90,
120 प्लस 90 कितना? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 210। 210। तो ये कितना बचा? ये कितना बचा? ये कितना बचा भाई? टोटल एंगल कितना होता? 360। 360 में से कितना खर्च हो गया? 210। 360 में से 210 एंगल। क्या बात कर रहे हो बाबूजी? 150। कितना एंगल हो गया ये? 150। डायग्राम बना लिया? अच्छा, टी पता करना है, डब्ल्यू पता करना है। एक रिलेशन लिखूंगा ना, एक रिलेशन में काम हो जाएगा। कैसे? देखो देखो, ये वाला फोर्स अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन इक्वल्स टू ये वाला फोर्स अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन इक्वल्स टू ये वाला फोर्स अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन। एक इक्वेशन आ गई भाई साहब, एक इक्वेशन आ गई। फटाफट से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुरंत। समझ गए? 60 अपॉन साइन 150। अब बच्चे ये आपको याद करने पड़ेंगे कि साइन 150 की वैल्यू क्या होती है। यहां मैं बता देता हूं साइन 150 की वैल्यू क्या होती है, बाकी आपको ये याद करने हैं। और कैसे इसको समझते हैं तो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा एक चैप्टर जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में वाले बच्चों को तो ये पढ़ाया ही जा चुका है ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60। साइन 90 प्लस 60। तो साइन 90 प्लस 60, अगर यहाँ पे 90 आ रहा है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो हम इसको लिखेंगे कॉस 60। क्या लिखेंगे? कॉस 60। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट के सेकंड? 150। देखो ऐसे ही तो करते हैं अपन, ऐसे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल? 90। आगे बढ़े तो यहां पर कितना एंगल है? 90 से लेकर 180 तक, यानी कि 90 से 180। यहाँ से चले, यहाँ 90 हो गया और यहाँ 180। तो 180 तक में कोई एंगल आ रहा है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। तो साइन क्या होगा हमारा? साइन की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या लिखेंगे हम? प्लस में लिखेंगे। तो क्या आ रही है? cos 60। तो cos 60 किस में लिखेंगे हम? प्लस में। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। cos 60 वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो साइन 150 की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 1/2। बाकी ये वैल्यूज़ याद कर लेना और सीख लेना कि कैसे करते हैं। तो साइन 150 की वैल्यू होगी 1/2। तो देखो इस रिलेशन को देखो, पहले टी निकाल लेता हूँ फिर डब्ल्यू निकाल लूँगा। देखो 60 साइन 150 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 तो 2 पर चला गया। टी की वैल्यू आ गई कितनी हमारी? 120। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 120। अच्छा, ऐसे ही डब्ल्यू की निकाल लो। तो डब्ल्यू अपॉन साइन 120 इक्वल्स टू टी अपॉन साइन 190 इक्वल्स टू टी अपॉन साइन 90। टी कितना है? 120। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो मैं नहीं सिखा रहा, अभी बाद में ही सिखाऊंगा, आ जाए समझ में, ठीक है? नहीं तो याद कर लेना। साइन 120 साइन 90 प्लस 30। 90 है तो चेंज होगा कॉस में, cos 30। और 90 से ज़्यादा है और ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में है तो क्या आएगा? प्लस का। तो cos 30 की वैल्यू √3/2। तो 120 W इज इक्वल टू 120 इंटू साइन 120। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आई? √3/2। तो 120 इंटू √3/2 60√3 आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी। तो बेटा आज बड़े ही हर्ष के साथ मैं आपको ये सूचित कर रहा हूँ कि हमारा ये चैप्टर जो 24 लेक्चर चला संपन्न होता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो दोबारा पढ़ें।
आ जाएगा। कोई भी चीज़ नहीं है एक बार में समझ में नहीं आ रही, दोबारा में समझो। यही तो ऑनलाइन का फ़ायदा है। एक बार नहीं आया दोबारा पढ़ो, 2 बार नहीं आया 3 बार पढ़ो, 3 बार नहीं आया 4 बार पढ़ो, समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। अगर डॉक्टर बनना है तो बेटा ये छोटी मोटी चीज़ें, अगर आप ये कहोगे सर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरा हौसला छोटा है, तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचो मेरा हौसला इतना बड़ा है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर दूंगा, तो आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। असल मायने में बेटा हमें कभी भी अपने जीवन में बड़ा काम करने से कोई नहीं रोकता, हम खुद अपने आप को रोकते हैं। हम खुद बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम खुद बोलते हैं कि मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता। हम ही खुद अपने ब्रेन को ट्रेन कर देते हैं। अगर एक बार ये सोच लो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो मेरे हौसले से छोटी है, मुझे तो छोटी दिखाई दे रही है, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, सारे काम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज ये हमारा चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर, ये खत्म होता है। ठीक है ना। अब आप इसके क्वेश्चंस करो, डाउट्स पूछो, ठीक। फिर उसके बाद अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। क्या नाम है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, ये अपने पास प्रिजर्व है ही है। यही तो ऑनलाइन का फ़ायदा है। चलो चैप्टर निकल गया, अपनी गलती सुधारने का मौका फिर मिल गया। नहीं पढ़ पाए, अब पढ़ो वापस से, पूरा अच्छे से पढ़ो बेटा। ठीक है ना। बिना वेक्टर के आगे कोई सेक्टर नहीं है लाइफ का, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाओगे आप, कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अगर आपको वेक्टर नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना, इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो अपने पास ये फ़ायदा भी है कि फटाफट से सारे लेक्चर लिए, हमने देखे, नहीं पढ़ पाए, चलो गलती हो गई, सुधार लो, दोबारा पढ़ लो। ठीक है बेटा, तो बढ़िया से शुरुआत करते हैं, अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे फिर। और अभी इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।